आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वो क्या बोलता है, उसके न्यू प्रोविजंस। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में पास हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट आए कि नए नई टेक्नोलॉजी अपने इसमें आई है। बराबर है। तो फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, अभी तो ऑनलाइन परचेस भी होता है। बराबर है। बाद में उसके लिए नए स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इंडियन पार्लियामेंट ने 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 रखा था। वो पा वो पास हो गया पार्लियामेंट में। और इसके लिए रखा कि ऐसे जल्दी से जल्दी कंज्यूमर डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाए और टाइमली उसका निकल आ जाए। आप जानते हो उसकी हिस्ट्री। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने रिपील करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिपील किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2019 को रखा था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। बाद में 30 अगस्त 2019 में लोकसभा में रखा था और उसके बाद राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को रखा गया। और वे 20 जुलाई 2020 में उसका इन्फोर्समेंट कि उनका एक्ट जो है अमल में आया। अब जानते हैं व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लोज 7 यह बोलता है कि एनी पर्सन हु जो जो व्यक्ति मार्केट में ऐसे गुड्स परचेज करता है रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल बिल है, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो रिटर्न में होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि जो गुड्स जो है वो कंसिडरेशन से अप्रूव करके लाए हुए होने चाहिए। तीसरा ये बोलता है कि हायर और इविल ऑफ एनी सर्विस ऑफ कंसिडरेशन मीन्स सर्विसेज हम घूस परचेज करने के बाद सर्विसेज जो हमको करवानी पड़ती है, जो उसका मेंटेनेंस होता है, और सर्विसेज का एक प्रूफ उसके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एसी लेते हैं या फिर हम फ्रिज लेते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसकी सर्विस करवाते हैं। बराबर है। तो उसका जॉब कार्ड लेना जरूरी है हमको, ग्राहक को। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जो ऊपर के 3 पॉइंट है उस उनमें जो बेनिफिशियल जो है, जो सर्विसेज के लिए, जो कंज्यूमर के, उस वो होना चाहिए। कंज्यूमर किसको नहीं बोलते? कंज्यूमर किसको नहीं बोलते वो है जो वस्तु कंज्यूमर मार्केट में से परचेज करता है, उसके बाद वो वही आइटम रीसेल नहीं कर सकता है। फिर जो आइटम मार्केट में से परचेज करता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। फिर जो सर्विसेज जो अ, वस्तु उसने परचेज की है मार्केट में, उसकी सर्विसेज जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए वो बिल्डिंग नहीं होती है। हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि एनी पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर कंसिडरेशन मीन जो भी व्यक्ति जो गुड्स मार्केट में से खरीदता है रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ, which has been paid promise partly paid or partly promise or under the premise। ये बोलता है कि वो पूरे पैसे देगा, आधे पैसे देगा, और वो प्रॉमिस करेगा कि मैं इतने पैसे बाद में दूंगा, और पूरे वो ईएमआई में खरीदता है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं।
अब है कंज्यूमर कस्टमर का डिफरेंस। अब आते हैं कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस। कंज्यूमर कस्टमर ये खाली हमने जानकारी की रही है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं उसका मीनिंग। कस्टमर, द परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज कस्टमर। मीन्स कोई भी आइटम और कोई भी सर्विसेज लेता है उसको कस्टमर बोलते हैं। और कंज्यूमर, द एंड यूजर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज कस्टमर कंज्यूमर। मीन्स जो गुड्स खरीदता है उसको वो इस्तेमाल करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। फिर दूसरा है रीसेल। A consumer can be a business entity who can purchase it for the purpose of resale. Means कस्टमर में जो है वो रीसेल के लिए वो परचेस कर सकता है गुड्स, और कंज्यूमर में वो रीसेल के लिए परचेस नहीं कर सकता। तीसरा है परचेस ऑफ गुड्स। मेन कस्टमर जो है वो गुड्स परचेस कर सकता है, और कंज्यूमर नॉट नेसेसरी मीन्स वो परचेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरा है पर्पस। कंज्यूमर का है रीसेल रीसेल और करप्शन, और कंज्यूमर का है कंजप्शन। फिर चौथा है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मीन्स कौन प्राइस पे करेगा, वो कस्टमर जो है वो पे कर सकता है। और यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि कंज्यूमर ही पे करे, कोई दूसरा भी पे कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है पर्सन। कस्टमर में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और कंज्यूमर में इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। अब आता है ये न्यू पॉइंट जो इंक्लूड हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में, जो वो है ई कॉमर्स। जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 16 में दिया गया है, जो ये बोलता है कि ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इन डिजिटल प्रोडक्ट और ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ये बोलता है कि अब तो समझ गए होंगे कि अब तो ऑनलाइन सब कुछ आ गया है। फॉर एग्जांपल अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है वगैरह, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हम परचेस करते हैं उस उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि जो गुड्स और सर्विसेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से परचेस की कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। What is consumer protection? According to section 2 subsection 31, ये बोलता है कि consumer refers to any individual or household that use goods and services generated within the economy. मीन कंज्यूमर जो है, जो एक आदमी होता है और एक से ज्यादा होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज अपने विद इन द टेरिटरी में जो यूज करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, a commerce that are designed to ensure fair competition and the free flow of truthful information in the marketplace। इसमें यह बताया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो डिजाइन किया गया है कि अपने टेरिटरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बराबर है। जो फेयर जो कंपटीशन जो आ सके, और जो सच्ची इंफॉर्मेशन दे मार्केट प्लेस में, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं। इसमें लोग दिए गए हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। पहला आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो लॉ बनाता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। और दूसरा नॉन गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर एक्टिविज्म, जो ग्राहक के हक में ए, जो एक्शन लेते हैं उसको नॉन गवर्नमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ है वगैरह वगैरह।
ये what is consumer according to section 2 सब सेक्शन 31 जो BAC में दिया गया है उसके रिलेटेड कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है वो। तो इसमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 अ पर्सन इंक्लूड एनी इंडिविजुअल मीन्स कोई भी एक आदमी। दूसरा है कोई भी फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट मीन्स कोई भी अकेला फॉर्म जो होता है वो जो रजिस्टर है भी और नहीं है। तीसरा है HUF डिवाइडेड फैमिली। चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पांचवा है जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 और नॉट। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 में रजिस्टर है और नहीं है, जो एसोसिएशन पर्सन वो भी अंदर इंक्लूड है। फिर एनी कॉर्पोरेशन कंपनी और अ बॉडी इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेशन और नॉट। और लास्ट में एनी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट फेलिंग विद इन एनी और प्रीसीडिंग सब क्लॉज मीन जो भी जो लॉ कायदे के रिलेटेड जो पर्सन होता है उस वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंक्लूड है। अब बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसमें दिया गया कि अपने टेरिटरी में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुके हैं, उसके रिलेटेड डिमांड और सप्लाई भी बढ़ चुकी है। इसलिए जो कंज्यूमर को मार्केट में से कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट देते हैं वो कंज्यूमर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। और इसके रेमेडीज क्या है कि वो इजी एंड सिंपल है, वो क्विक है और लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव मीन्स खर्चा भी ज्यादा नहीं है और जल्दी उसका रिजल्ट आता है और बहुत ही इजी है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज हम मार्केट में गए तो कोलगेट हम परचेस करते हैं। अभी आप देखते हो कोलगेट की कई सारी ब्रांड है। फॉर एग्जांपल कोलगेट है, फिर पेप्सोडेंट है, फिर ग्लिस्टर है। तो जो भी ग्राहक को जो सेलर जो देते हैं वो कंज्यूमर को लेना पड़ता है। I can become a complainer। कंप्लेनर क्यों बनते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दिया गया है कि कंप्लेनर में कौन कर सकता है वो। तो ये दिया गया है कि कंज्यूमर मीन्स कोई भी ग्राहक। दूसरा है कंज्यूमर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट में अंदर दिया गया और कोई भी दो में दिया गया वो कंज्यूमर एसोसिएशन और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल NGO है, कंज्यूमर NGO है वगैरह। फिर पूरे इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दूसरी है कि हर एक स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है वो। फिर तीसरी है जो वन और मोर कंज्यूमर वेदर दे आर सेम इंटरेस्टेड है वो। कि इसमें ये बोला गया कि एक और एक से ज्यादा कंज्यूमर है जो सेम इंटरेस्ट धराते हैं वो उसको वो कंप्लेन कर सकता है। अब आते हैं उसके राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स क्या है वो। तो पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, right to seek redressal, right to consumer education, right to basic needs और right for healthy environment। ये सारे राइट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कोई भी पर्सन के लिए, कोई भी इंसान के लिए। जब भी मार्केट में खरीदी करते हो तभी तो ध्यान रखना चाहिए। तो है सबसे पहला देखते हैं राइट टू सेफ्टी मीन्स कोई हम मार्केट में जाते हैं तो हमको हमें हक मिलना है कि हमारी सबसे पहले सेफ्टी क्या है।
दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म, मीन्स मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी सारी जानकारी हमें लेने का हमारा हक है। तीसरा है राइट टू चूज, मीन्स अभी मार्केट में कई तरह के ब्रांड है, पर हमको जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड की चीज हमें परचेस करने का हमारा हक है, लेने का हमारा हक है। राइट टू बी हर्ड, मीन्स जो प्रोडक्ट हम मार्केट में से परचेस करते हैं वो हमने सुनी हुई उस प्रोडक्ट के बारे में हमने जानकारी सुनी हुई होनी चाहिए। राइट टू बी सीक रिग्रेसर, मीन्स कंज्यूमर को पूरा हक है कि वो कंज्यूमर फोरम में जो भी केस कंज्यूमर फोरम में जाके वे कंप्लेन कर सके। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मीन्स कंज्यूमर को कंज्यूमर एजुकेशन देने का पूरा हक है, जानने का पूरा हक है। राइट फॉर बेसिक नीड्स, मीन्स कंज्यूमर को अपने खुद की जो बेसिक नीड्स है, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लॉथ वगैरह, वो उसका हक है कि उसको मिलना ही चाहिए। और लास्ट में राइट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल हम होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तभी हेल्दी एनवायरनमेंट होना ही चाहिए। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता है तो वे हमको भी हमारा हक है कि उनको बोल सके कि हेल्दी एनवायरनमेंट क्यों नहीं है। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारे सेहत पे नुकसान होगा और हम बीमार हो जाएंगे। बराबर है। अब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसमें 3 तरह के होते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो दिया गया है सेक्शन 3, 4 एंड 5 में, जो बैरक में आपको खुद ही पढ़ लेना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या बोलते हैं। अब आता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो सेक्शन 6 एंड 7 में दिया गया है, वो भी आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। और ये ज्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या बोलता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो दिया गया है सेक्शन 8 और 9 में, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट में क्या 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 कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा प्रोसीजर है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये अभी न्यू अमेंडमेंट हुआ है, न्यू प्रोविजन इंक्लूड हुआ है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो सेक्शन 10 टू 27 में है, दिया गया है, जो ये बोलता है कि ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश किया है, बराबर है, वो इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है कि जिस कोई भी वायलेंस के रिलेटेड हो, कोई भी राइट्स ऑफ कंज्यूमर के रिलेटेड हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के रिलेटेड हो, या गलत एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड हो, जो ये इसमें कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आप फाइल कर सकते हो। अब आते हैं सेक्शन वाइज, जो सेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसमें सारे सेक्शन में सारा पॉइंट सेम दिए गए, पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सेक्शन वाइज। सेक्शन 10 ये बोलता है एग्जीबिशन, सेक्शन 10 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है। तो इसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो है चीफ कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर एंड क्वालिफिकेशन, उसके लीडर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। सेक्शन 11 ये बोलता है कि क्वालिफिकेशन, कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जो क्वालिफिकेशन जो अपॉइंट कर रही है वो चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी का होने चाहिए। सेक्शन 12 बताता है कि वैकेंसी,
वैकेंसी जो है जो अपॉइंटमेंट ऑफ वैकेंसी जो है जो सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करती है पर्सन को जो एज अ चीफ कमिश्नर और एज अ कमिश्नर। फिर आता है सेक्शन 13(1). ये बताता है कि अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज को। सेक्शन 13(2). सैलरी, सैलरी कौन देता है? जो सैलरी सेंट्रल अथॉरिटी जो देती है टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड, टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। ये ऑफिसर को और कई एम्प्लॉइज को ये सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद। सेक्शन 13(18) to 21, सेक्शन 16, 18, 19, 20 और 21 जो उसके पावर्स के रिलेटेड है, जो हमने अभी पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन का पैरा वही सेम है। सेक्शन 23, डिजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होगी? जो डेजिग्नेशन जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो पावर है परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी रेफर टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमने देखा, बराबर है। उसके रिलेटेड ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उसके पावर्स एंड उसके प्लेटफॉर्म ऑफ पर्सन। और लास्ट है सेक्शन 24, अपील। जो सेंट्रल अथॉरिटी जो है, जो सेक्शन 20 एंड 21 के रिलेटेड जो अपील करती है नेशनल कमीशन में 30 डेज के अंदर। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेगुलेशन एजेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये डेट का ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 2019 का। अगर ये पढ़ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ये जुडिशरी एग्जाम होता है, कोई भी लॉ की एग्जाम होता है, वो ये आता ही है टॉपिक, आता ही एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो इसमें कंज्यूमर डिस्प्यूट रेगुलेशन एजेंसी जो है उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो हम देखते हैं पॉइंट वाइज, बराबर। जो ये सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 73 तक दिया गया है बेरेट में। तो सबसे पहला है एग्जीबिशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम का एग्जीबिशन स्टेट कमीशन करता है, स्टेट कमीशन का एग्जीबिशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, और नेशनल कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन ज्यादातर सेम ही हो गए, कहीं नेशनल कमीशन थोड़ा डिफरेंट होगा। दूसरा आता है प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट जो होता है और डिस्ट्रिक्ट जज होता है। स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट जो होता है और जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, और नेशनल कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर आता है मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 2 मेंबर्स होने जो है, उसमें से एक फीमेल होना जरूरी है। स्टेट कमीशन में भी सेम, 2 और मोर मेंबर्स होने चाहिए, उसमें से एक फीमेल होना जरूरी है। और नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स होने चाहिए, उसमें से एक फीमेल होना आवश्यक है। अब आ रहे हैं मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन, जो है 35 इयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन बोलते हैं, 35 इयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए। जो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, वो जिसको एक्सपीरियंस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। स्टेट कमीशन में भी सेम, कि जो 35 इयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए, वो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। जिसको 10 इयर्स के एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और जो 50% जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए।
नेशनल कमीशन में भी सेम ही आएगा कि जो 35 के नीचे नहीं होने चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, वो आना चाहिए। जिसको नॉलेज होता है, जो नॉलेज होता है 10 इयर्स से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 50% मेंबर को जुडिशरी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी अपने पहला क्वालिफिकेशन, अभी आएगा डिस्क्वालिफिकेशन। जो डिस्क्वालिफिकेशन ये बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों तीन में सेम आएगा। उसमें ये बताता है कि सबसे पहला पॉइंट है कि इम्प्रिजनमेंट, जो जो उसने गलत काम किया हुआ होना चाहिए, वो वो नहीं आना चाहिए। फिर जो अनसाउंड माइंड होता है वो नहीं आना चाहिए। फिर जो इंस्टॉलमेंट होता है वो नहीं आना चाहिए। फिर वो उसको काम करते वक्त उसने कोई गलत काम किया हो, उसको वहां से निकाला गया हो, वो नहीं आना चाहिए। फिर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो, इसमें भी सेम आएगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो। और इसमें अलग आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है वो। अब आता है अपॉइंटमेंट। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, और नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रिस्क्राइब बाय द सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है वो। अब आते हैं सिलेक्शन कमेटी। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में सिलेक्शन कमेटी जो है, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फोरम का। दूसरा है वो सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट जो होता है ऑफ स्टेट जो होता है, वो मेंबर्स होता है दोनों का। तो और तीसरा है जो सेक्रेटरी ऑफ चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का होता है, वो भी मेंबर होता है। और इसमें भी सेम आएगा नेशनल कमीशन में कि इसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो चेयरमैन होता है। फिर सेक्रेटरी रोड डिपार्टमेंट जो होता है वो मेंबर्स होता है, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होता है, वो भी मेंबर होता है। टर्म्स ऑफ ऑफिस, इसमें टर्म्स ऑफ ऑफिस ये दी कि मेंबर्स की कितने टर्म्स, कितने तक वो काम कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जो 65 इयर्स के होते हैं और अप टू द पीरियड ऑफ 5, दोनों में से कोई भी कम हो वो। इसमें 67 इयर्स और अप टू द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, दोनों में से कोई कम हो वो। और इसमें 70 इयर्स और 5 इयर्स के नीचे हो वो, दोनों में से कोई भी कम हो वो। रीअपॉइंटमेंट, बाद में और रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट कब तक हो सकते हैं वो देखते हैं। रीअपॉइंटमेंट 65 इयर्स तक हो सकते हैं, 5 इयर्स के बाद। इसमें 67 इयर्स तक हो सकते हैं 5 इयर्स के बाद, और इसमें 70 इयर्स तक हो सकते हैं 5 इयर्स के बाद। फिर आता है रेजिग्नेशन, रीजन कब देख सकते हैं वो। जो ये रीजन जो है उसको रिटर्न में देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये वैलिड किया जाएगा। इसमें भी सेम, स्टेट कमीशन में भी सेम आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये रजिस्ट्रेशन लेटर है उसको रिटर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये अप्रूव वैलिड किया जाएगा। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो, इसमें भी सेम सैलरी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो, और इसमें सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में यह नया प्रोविजन इंक्लूड हुआ है, फिस्क्यूलरी जुडिडिक्शन। जो पहले भी था पर यहाँ पे अमाउंट बढ़ चुकी है, बराबर है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक तुम केस फाइल कर सकते हो। जो केस की अमाउंट होती है 1 करोड़ तक तुम केस फाइल कर सकते हो। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक तुम
कि अमाउंट तक तुम केस फाइल कर सकते हो। और नेशनल फोरम में 1 करोड़ 10 करोड़ से लेके ज्यादा जो होते और नेशनल फोरम में अब केस फाइल करनी होती है। लास्ट पॉइंट है अपील, जिसमें अपील विद इन आपको जो अपील करनी है वो बराबर, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम का जजमेंट आपको सही नहीं लगा तो आप स्टेट कमीशन में भी अपील कर सकते हो। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो अपील जजमेंट दिया है और विद इन 30 डेज में स्टेट कमीशन में आपको अपील करनी होती है। इसमें स्टेट कमीशन जो जजमेंट देता है और नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज में अपील करनी होती है। और नेशनल कमीशन जो अपील जजमेंट देता है वो आपको अच्छा नहीं लगे तो सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज में अपील करनी होती है। अब ये न्यू प्रोविजन इंक्लूड हुआ है मीडिएशन सेल, जो 74 to 81 सेक्शन में दिया हुआ है। मीडिएशन सेल जो है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो इसमें कंज्यूमर डिस्प्यूट के रिलेटेड यह सेंटर बनाया गया है इसके प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। अब देखते हैं सेक्शन वाइज इसको भी। इसमें भी 3 तरह के डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। सबसे पहले आते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो 74 में दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन जो है और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट करती है और नेशनल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। रिपोर्ट जिसको क्वार्टरली रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है तीनों तीन में। क्वार्टर मीन्स विद इन में 4 महीने में एक बार उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट बताना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन जो सिलेक्शन कमेटी हमने अभी देखी, प्रेसिडेंट और मेंबर्स के ये इम्प्लीमेंट तीनों तीन में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तीनों तीन में। क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है दोनों में वो उसका क्वालिफिकेशन होगा। और इसमें नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर टर्म्स ऑफ ऑफिस तीनों तीन में 5 इयर्स के टर्म्स ऑफ ऑफिस, 5 इयर्स की जो मुद्दत है वो टर्म्स ऑफ ऑफिस होती है। बाद में आप री अपॉइंट भी कर सकते हो, बाद में दूसरी बार अप्लाई भी कर सकते हो। सेटलमेंट जो ये सेटलमेंट रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन को, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो जो नेशनल कमीशन है वो सेटलमेंट रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी जो सेक्शन 82 टू 87 में दिया गया है। प्रोडक्ट लायबिलिटी उसकी क्या है? प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर है, सेलर है, वो जो है सर्विस के उसके रिलेटेड कोई भी डिफेक्टिव पीस आपको दिया जाता है तो आप केस फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में, बराबर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। अब लायबल हो कि आपको केस फाइल करना है कि नहीं करना है। जो दिया गया सेक्शन अभी आपने देखा प्रोडक्ट लायबिलिटी के सेक्शन 82 to 87 में आता है। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 22। जो पहला है सेक्शन 84 में ये दिया गया है कि लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर की डिफेक्ट है वो मैन्युफैक्चरर लायबल है इस चीज का। सेक्शन 85 में ये दिया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस देता है प्रोडक्ट की, जो सर्विस बराबर नहीं है तो प्रोवाइडर जो सर्विस देता है वो लायबल है। सेक्शन 86 ये बोलता है कि प्रोडक्ट सेलर जो सेक्शन 86 जो ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट सेल करता है आपको, जो जो प्रोडक्ट बेचता है वो दुकानदार ये प्रोडक्ट की लायबिलिटी है। और सेक्शन 87 ये बोलता है कि
प्रोडक्ट लाइब्रेरी एक्शन उसमें थोड़े एग्जाम्पशन दिए गए हैं प्रोडक्ट लाइब्रेरी एक्शंस के, बराबर। आप ये बेरग में पढ़ोगे, आप ये डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट लाइब्रेरी क्या है। थैंक यू वेरी मच।